कथावाचक मुरारी बापू की श्री राम कथा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरारी बापू अपने प्रवचनों के जरिए सनातन संस्कृति और भारतीय मूल्यों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2027 में होने वाले महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य इसे दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। उन्होंने बताया कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं और देवभूमि आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मानसून को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो मानसून को लेकर तैयारियां पूरी करने की बात कही मुख्यमंत्री ने। साथ ही मुरारी बापू की कथा में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर के भी जिक्र किया कि तेजी के साथ तैयारियां चल रही हैं और महाकुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा, व्यवस्था दुरुस्त होगी। साथ ही मानसून को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, ये भी जानकारी दी। हर वर्ष आगमन होता है और पूज्य बापू हमारे सनातन की श्री राम कथा के बहुत बड़े उनके मुख पर मां सरस्वती का वास है और पूरी दुनिया के अंदर हमारे सनातन संस्कृति के संभावक हो। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और हरिद्वार में पावन कथा हुई, तमाम भक्तों ने जो है राम कथा का श्रवण किया। सबके जीवन में इस प्रकार के आदर्श आए, उस प्रकार की चीजें आए, उसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं सभी भक्तों के लिए, सबका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुंभ का आयोजन होना है यहाँ पर और उसका भी ठीक प्रकार से आयोजन हो, उसमें हम लोग सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। वहीं हरिद्वार में राम मंदिर और बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद को लेकर संत समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि अगर जांच में कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए और धार्मिक मामलों को राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वहीं आचार्य लोकेश मुनि ने भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। तो राम मंदिर बद्रीनाथ विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा होनी चाहिए। चढ़ावा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है उनकी तरफ से। मंदिर चढ़ावा विवाद पर संतों का सख्त संदेश कि किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए, किसी को भी छोड़ा ना जाए और किसी दोषी को पकड़ा ना जाए। राम मंदिर और बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी के कथित मामले में संत समाज में साफ तौर पर नाराजगी, गुस्सा देखने को मिल रहा है और इस गुस्से की बात स्वीकारते हुए यहाँ पर इन्होंने बड़ी बात कही कि मंदिर चढ़ावा भगवान के मंदिर के निर्माण विकास के लिए आता है, ना कि चोरों के लिए। आस्था निलंबित नहीं हो, उसके लिए कर्मचारियों को भी निलंबित करना पड़े तो करें यदि वो दोषी हैं। उनकी जांच होनी चाहिए और जांच संविधान के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो इस तरह की सूचनाएं फैलाते हैं कि देखो भाई, ये आस्था का मामला है, ये छोटी व्यवस्था की बात नहीं है। आस्था जब टूटती है, व्यवस्था पर तो आप ताला लगा देंगे लेकिन आस्था पर ताला नहीं लगा सकते। आस्था पर तो केवल मर्यादाएं ही काम करती हैं, नियम टूटते हैं और बन जाते हैं, लेकिन मर्यादाएं टूटती हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अगर वहां कुछ हुआ है, मुझे विश्वास नहीं कुछ हुआ होगा, फिर भी मानव है तो सब इंसान ही, उसके बीच में यदि किसी ने ऐसी कोशिश की है उसकी सही जांच हो, तथ्यात्मक जांच हो और यदि है तो उसका दंड मिलना चाहिए। तो श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा होनी चाहिए और अगर कोई आरोपी है तो उस पर दंड होना ही चाहिए, उसको दंड मिलना ही चाहिए और तथ्यात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तथ्य साथ में हो और कोई बख्शा ना जाए। ऐसा ना हो कि किसी रसूख वाले व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और किसी छोटी मछली को फंसा लिया जाए। श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा होना जरूरी है। आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए पूरे संत समाज का सिर्फ यही कहना है।
वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास और उनकी टीम के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आर्थिक प्रगति को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य ने कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है और सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में राज्य ने अच्छा स्थान हासिल किया है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नीति आयोग से तकनीकी सहयोग की जरूरत बताई। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आपातकालीन इलाज और आयुष व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। तो नीति आयोग टीम पहुंची उत्तराखंड और उत्तराखंड में ये बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव की ने नीति आयोग से चर्चा की। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस बैठक में नीति आयोग ने उत्तराखंड के काम को सराहा भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास और उनकी टीम के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य के विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, जल संरक्षण और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए ऐसी नीतियां बननी चाहिए जिनमें राज्य की भौगोलिक स्थिति और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, महिलाओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान देने और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार और बीकेटीसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के चारों धाम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हैं और यहां आने वाले चढ़ावे का सही हिसाब रखना जरूरी है, लेकिन बीकेटीसी इसमें पूरी तरीके से नाकाम रही है। विधायक ने जांच के दौरान एक व्यक्तिगत सहायक के निलंबन पर भी सवाल उठाए और कहा कि मामला बड़ा है, इसलिए सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर कांग्रेस ने वार किया है। विधायक लखपत बुटोला ने सरकार को इस पर जमकर घेरा है। उनका कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने से मामला ना रुक जाएगा ना छिप जाएगा और सिर्फ एक व्यक्ति की संलिप्तता इस पूरे मामले में नहीं हो सकती। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बद्रीनाथ के चढ़ावे का जो ये विवाद है इसे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। विधायक लखपत बुटोला ने ये बड़ी बातें कही। बीकेटीसी की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो चढ़ावे के हिसाब में लापरवाही का उन्होंने भी आरोप लगाया है। उनका कहना है बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी हो रहा है और उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को पूरी निगरानी रखनी चाहिए और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो इसमें मुख्य आरोपी हैं। तो बद्रीनाथ में चढ़ावा विवाद जो है वो अब दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में टिकट देने का फैसला किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं होता, बल्कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर यह फैसला लेता है। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से हर सीट पर कई लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की रणनीति और नियमों के आधार पर ही होता है। दीप्ति रावत ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले विधायकों के काम और सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद ही पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसे टिकट दिया जाए और किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी में टिकट का आधार सिर्फ दावेदारी नहीं, बल्कि क्षेत्र में किए गए काम और जनता के बीच पकड़ भी होगी। तो टिकट पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान। सर्वे रिपोर्ट से तय होगा टिकट। पार्टी बोर्ड उम्मीदवारों का फैसला करेगा। साथ ही नए चेहरों को इस बार मौका भी मिल सकता है, यह भी जानकारी दी गई। टिकट पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान। तो देखिए, आगामी कुछ महीनों में चुनाव है और सर्वे रिपोर्ट से टिकट के वितरण को तय किया जाएगा कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। पर कोई भी एक परिवार नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया, बस इन्होंने कह दिया तो आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति किसी को नहीं कह सकता है कि आप चुनाव लड़ेंगे।
यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है। यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी के, यही इसको पार्टी विद अ डिफरेंस बनाती है। तो बिल्कुल वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 14 करोड़ हमारे सदस्यता है। तो जब इतनी सदस्यता है तो आप समझ सकते हैं कि हर सीट पर हमारे यहाँ दावेदार भी ज्यादा है। तो पार्टी बिल्कुल, लेकिन हमारी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, ये भी एक ध्यान रखने वाली। राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 8 लाख से ज्यादा वोट कटने के आंकड़े सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर चिंता बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट हटाए जाने का अनुमान है, जिसमें देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। चुनाव से पहले सामने आए इस आंकड़े को लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण शुरू होना बाकी है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के दौरान डबल वोट, मृत मतदाताओं और स्थानांतरित हो चुके वोटरों के नाम हटाए गए, जबकि नए मतदाताओं के नाम अभी जुड़ने बाकी हैं। चमोली के मुताबिक धर्मपुर विधानसभा का गठन साल 2003 के आधार पर हुआ था, जिसमें डोईवाला, सहसपुर और लक्ष्मण चौक के क्षेत्र शामिल है। इसमें मैपिंग के दौरान कुछ दिक्कतें सामने आई। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले चरण में नए वोटर जुड़ने के बाद विधानसभा में मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच सकती है। विधायक ने यह भी कहा कि धर्मपुर में कुछ पुराने नाम हटे हैं, लेकिन तेजी से विकसित हो रहे हैं। इलाके से बड़ी संख्या में नए मतदाता भी जुड़ेंगे और अंतिम प्रकाशन के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 8 लाख वोट काटे गए हैं। अब इसके पर देखिए, एक तरफ राजनीति भी शुरू हो चुकी है, वहीं एक तरफ ये भी कहना है कि उन लोगों के नाम हटाए गए हैं, या तो वो अब दूसरी जगह जा चुके हैं, अब वो वोट यहां नहीं दे सकते, या तो कोई मृत व्यक्ति है जिसका वोट लगातार आ रहा था, और डबल वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 8 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एक फेज कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज शुरू होगा। तो जैसे मैं अपनी विधानसभा का देखता हूं तो मैं समझता हूं ठीक लाइन पर चल रहा है, क्योंकि जो जितने वोट डबल वोट थे वो हटे हैं, जो मृतक थे वो हटे हैं, जो ट्रांसफर थे वो हटे हैं, और अभी नए वोट बनने बाकी है। जैसे मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जो 3 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, क्योंकि 2003 का बेस हमने लिया है, तो उसमें डोईवाला भी है, सहसपुर भी है, लक्ष्मण चौक भी है। तो वो एसआईआर में काफ़ी दिक्कत हमको मैपिंग में भी आई है उसमें, तो अभी चीज़ों को समेट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नया फेज चलेगा, नए वोटर बनाने की बात आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये संख्या बढ़ जाएगी। देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी की ओर से हर साल आयोजित किए जाने वाला भारत दर्शन कार्यक्रम इस बार भी सितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। ये इस कार्यक्रम का 10वां बैच होगा। बता दें कि विधायक कंडारी ने बताया कि इस योजना के तहत उनकी विधानसभा के दूर दराज के गांवों के हाई स्कूल में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। इस बार बच्चों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और शैक्षिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के साथ 10 दिन बिताने का अनुभव उनके लिए बेहद खास होता है। तो साथियों, वो ये भी बताते गए कि 10 दिन का ये अनुभव उनके लिए बहुत ऐतिहासिक रहता है। विधायक ने बताया कि ये 10 दिवसीय भारत दर्शन यात्रा बच्चों के जीवन में एक यादगार अनुभव साबित होगी और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद जरूर करेगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। भारत दर्शन ये कार्यक्रम मैं अपनी विधानसभा में चलाता हूँ। ये मेरी विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण मेरा ये कार्यक्रम करता हूँ और इस वर्ष हम सितंबर में इस भारत दर्शन कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इस बार हम बच्चों को उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं और ये अब तक ये हमारा 10वां जो है बैच जा रहा है और मुझे इससे काम करने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि मैं अपने सुदूर गाँव के जो हाई स्कूल के टॉपर भाई बहन हैं उनको मैं घुमाने का काम।
रुद्रपुर से एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ कोतवाली इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी अपनी एक सहेली के साथ वाटर पार्क जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में सहेली का एक मुंह बोला भाई अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर मिला। उन दोनों ने सहेली को ऑटो से आने को कहा और पीड़िता को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर वाटर पार्क ले गया। आरोप यह है कि इसके बाद वो नाबालिग को धोखे से एक होटल में ले गए, जहां उसे बेहोश करके अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गलत काम किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया और सहेली के भाई ने साथियों संग घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये आपको पूरा मामला बता दें, जहां नाबालिग से होटल में सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है। वहीं बागेश्वर पुलिस ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक चंपावत के FL2 गोदाम से 150 पेटी मैकडबल्स विस्की गरुण क्षेत्र की अंग्रेजी शराब की दुकान के लिए भेजी गई थी, लेकिन रास्ते में चालक ने कथित तौर पर 47 पेटी शराब बेच दी और सिर्फ 103 पेटी ही दुकान पहुंची। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंपावत जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के इस खुलासे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 47 पेटी शराब किसे और कहां बेची गई, उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। वहीं शराब की बिक्री से मिली रकम का भी कोई लेन देन नहीं पता चला है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 47 पेटी शराब गायब मिली। शराब गायब होने के मामले में अब जांच की जा रही है कि ये शराब किसको बेची गई और वो जो पैसा हाथ आया वो पैसा कहां है, क्या इसके पीछे और भी कोई व्यक्ति शामिल है। अब पुलिस इन सब बातों को लेकर जांच कर रही है और जानकारी इकट्ठा कर रही है। हमारी बैजनाथ टीम द्वारा एक पिकअप संख्या जिसमें UK 03CA 2114 जिसको चालक सुभाष कुमार पुत्र दिलाराम चंपावत का चालक था, जिसको चला रहा था, जिसके कब्जे से 103 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसके द्वारा उसके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ये 150 पेटियाँ FL2 चंपावत से खरीदी गई थी। इसमें से 47 पेटियाँ इसने कहीं रास्ते में बेच दी गई है और इसमें हमारे द्वारा इसमें बैजनाथ में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। देहरादून में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी। महापौर सौरभ थपलियाल के मुताबिक शहर की 9 प्रमुख नदियों और छोटी बड़ी नालियों की लगातार सफाई की जा रही है। JCB और पोकलैंड मशीनों की मदद से नदियों से गाद, मलबा और कचरा हटाया जा रहा है ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू बनी रहे। जिन इलाकों में हर साल जलभराव होता है वहां नालियों को गहरा करने के साथ जरूरत के अनुसार नई नालियों का निर्माण भी कराया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि इन तैयारियों से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम होगी और लोगों को घरों में पानी घुसने जैसी परेशानियों से काफी राहत मिलेगी। तो मानसून से पहले नगर निगम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जहां जलभराव रोकने के लिए नालियों की सफाई तेज कर दी गई है। बारिश से पहले नगर निगम की बड़ी तैयारी। जलभराव वाले इलाकों पर खास फोकस किया गया है। वहीं मानसून से पहले अलर्ट पर सभी को रख दिया गया है। जिन जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है वहां पर अलग तरीके की तैयारियां की जाएं। साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र जहां भूस्खलन की घटनाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं वहां पर भी ध्यान दिया जाए। नदियों के लिए नदी नाले जो हमारी छोटी नालियां हैं उनको साफ करने का कार्य हमारा निरंतर जारी है। साथ ही जिन जगहों पर जलभराव होता है वहां पे नालियों को हम उनके तलों को और गहरा करने का काम भी और नई नालियों को बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी 9 प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में और उनको साफ करने का काम हमारा निरंतर जारी है। हमारी जो बड़ी JCB मशीनें हैं, छोटी बॉबकट मशीनें हैं, इनके माध्यम से हम उन नदियों में से कचरा, मलबा, गाद, कीचड़ और
कूड़ा जो भी वहाँ पे फेंका जाता है, जो आसपास के बासिंदों द्वारा, उसको हटाने का काम कर रहे हैं और जो तल है उसको गहरा करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो पानी है निर्बाध रूप से बह सके और घरों के अंदर ना घुसे। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में सेवा, सुशासन और समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत बहुउद्देश्य शिविर और मुख्यमंत्री जन समर्पण तहसील दिवस का आयोजन किया गया। अगस्त्य मुनि ब्लॉक सभागार में आयोजित शिविर की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख भुवनेश्वरी देवी ने की, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पेयजल, राशन कार्ड, आधार कार्ड संशोधन और सड़क निर्माण से हुए नुकसान सहित विभिन्न समस्या अधिकारियों के सामने रखी। क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी प्रसाद ने सेना गढ़धारी पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा भी उठाया। अगस्त्य मुनि में बहुउद्देश्य जन शिकायत शिविर का आयोजन किया गया, जहां जनता ने अपनी समस्याएं रखी। सेवा, सुशासन और समर्पण के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये जनपद रुद्रप्रयाग के जो विकासखंड अगस्त्य मुनि में आज ये कार्यक्रम इसमें रखा गया था और जिसमें पूरे जनपद में हमारे इसमें 16 कार्यक्रम, एक रोस्टर बनाया गया जिसमें 16 कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं, जिसमें से 3 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं और तीसरा कार्यक्रम, चौथा कार्यक्रम आज ये इसमें संचालित हुआ है। और इसमें सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, साथ ही साथ जो हमारे यहाँ की जनता है जिनकी शिकायतें थी उनको भी जो है कम से कम 200 लोगों के आसपास जो है इसमें पब्लिक के लोग थे। और इसमें सभी व्यक्तियों को जो है जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो संचालित हो रही है, राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो सभी को जो है बताया गया है। देहरादून मसूरी मार्ग पर बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा गिरने से कुछ समय के लिए यातायात रुक गया। अलमस्ट के पास लुआखाल क्षेत्र में पहाड़ी दरकने से सड़क पर बड़े पत्थर और मलबा आ गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही एनएच विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर सड़क को फिर से चालू कर दिया गया। प्रशासन ने बारिश के दौरान लोगों से पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतने, संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने की अपील की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।